2023 में एग्जाम देना है और 2024 में एग्जाम देना है, तो हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, राइट? यही क्वेश्चन है आपका, यस या नो। चलिए हम यहां से शुरू करते हैं, अपने सिस्टम को आगे लेकर चलते हैं। यही क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, अगर 2023 या 2024 आपका लक्ष्य है तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए और कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब आपके पास इतना समय है, यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी आपने 12th पास किया है, अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप अभी बेसिक अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपने 12th क्रॉस किया है, या अभी भी आप जो है वो 2 इयर्स मिनिमम अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, या अगर आप जॉब में हैं, या अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप जो है वो इस तरह के सेगमेंट्स में आपको इतना समय लगना है, इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सभी के सेगमेंट्स के लिए, जो अभी 12th जिसने पास किया है, जो अंडर ग्रेजुएट है अभी, जो 2 साल कम से कम अपनी तैयारी को दे सकता है, जो अभी जॉब में है या जो हाउसवाइफ्स हैं, वो बेसिकली जो है वो इस तरह से अपनी तैयारी को इसके लक्ष्य के हिसाब से लेकर चल सकते हैं। यस, तो जो कैटेगरीज इसमें आती है वो सभी बड़े ध्यान से सुने कि हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना होगा। अब हम इस पूरी सेगमेंट्स को 2 से 3 साल के सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम बात करें तो टिल 2022, यानी कि हम 2022 तक हम क्या सेगमेंट लेके चलें, फिर 2023 तक हम क्या सेगमेंट लेके चलें, फिर 2024 तक हमें क्या सेगमेंट लेकर चलना चाहिए। तो चाहे आपका लक्ष्य 2023 हो या 2024 हो, सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी पिछली जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई उसमें से आप किसी भी कैटेगरी में, यानी अभी आपने 12th पास किया है, अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आप जो है वो 2 साल 3 साल तैयारी में लगाना चाहते हैं, जॉब अभी आप कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, हार्डली आप 3 से 4 घंटे ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, हाउस वाइफ जो है, तो इसके साथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके साथ कैसे काम होगा, तो शुरुआत का जो पहला साल होता है उसको हम लोग बेसिक, यानी कि हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ईयर कहते हैं। कई बार स्टूडेंट यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करता है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ईयर के हम नाम से जानते हैं इसको, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ईयर बोलते हैं इसको, यानी कि वो वर्ष जहां पर आप अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। अवधारणाओं को स्पष्ट करने का कारण क्या होता है, बड़े ध्यान से उसको लिखते और समझते जाइएगा। सभी स्टूडेंट, जो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहां पर चीजें बताता जा रहा हूं, बड़े ध्यान से उसको सुनते जाएं। आखिर उसका रीजन क्या होता है। यूपीएससी एक कॉमन बैकग्राउंड को तय करता है, ठीक है, कॉमन बैकग्राउंड को तय करता है। इसमें डिफरेंट लोग, चाहे इसमें साइंस बैकग्राउंड की बात करें, चाहे इसमें हम कॉमर्स बैकग्राउंड की बात करें, चाहे हम इसमें जो है ह्यूमैनिटी की बात करें, हम इंजीनियरिंग की बात करें, तमाम अलग तरह के बैकग्राउंड्स को भी एक समान मंच पे लेकर आना होता है। यानी कि साइंस वाले बैकग्राउंड को भी ह्यूमैनिटी पढ़ती है, ह्यूमैनिटी वाले को साइंस पढ़ना पड़ता है, उसको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, तमाम जो है वो एक दूसरे के साथ एक तरह से शफलिंग होती है। और ऐसी शफलिंग में जब तक हम एक कॉमन बैकग्राउंड नहीं तय करते, यानी कि एक समान मंच हम तैयार नहीं करते हैं, तब तक हमारे लिए यूपीएससी में बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए ह्यूमैनिटीज कई बार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, जो कला के सब्जेक्ट होते हैं वो एक बड़े मुश्किल सब्जेक्ट हो जाते हैं। जो कला वाला है उसके लिए साइंस पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना एक बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसके लिए हम लोग कॉमन ग्राउंड एक तैयार करते हैं, और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ईयर कहते हैं। यानी कि सभी विषय, जो भी हमारे पास विषय हैं, जो हमारे मूलभूत विषय होते हैं, उसमें हमें सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट को बनाना होता है। यानी कि विषय की बहुत गहराई में न जाकर पहले विषय से परिचय होना होता है। क्या मैंने कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो फर्स्ट ईयर आपका अपनी तैयारी का होगा, जो आप 365 दिन लगाओगे, जो फर्स्ट ईयर आपकी तैयारी का है, उसमें आप डेप्थ में जाने की बजाय, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ जाना है। इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको उसकी अवधारणाएं तैयार करनी है कि आपकी अवधारणाएं क्या हैं। ध्यान से इसको लिखते जाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मैं गया और आईएएस बना, मुझे डायरेक्टली बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है। आईएएस तो बहुत टफ एग्जाम होता है, सीधे विपिन चंद्रा, सीधे लक्ष्मीकांत, सीधे सुभाष कश्यप पे कूदना है, मुझे छोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है। और यहीं पर सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि अवधारणाएं जो होती हैं वो अभिरुचियों को, यानी एप्टीट्यूड को जन्म देती है, इंटरेस्ट आपका जन्म लेगा। राइट, मैंने आपको पहले बताया था, इंटरेस्ट आपका, रुचि जो होगी वो जन्म लेगी। तो जब आप किसी चीज में आपकी रुचि डेवलप होती है, तभी आप उसकी डेप्थ में जा पाते हो, तभी आप जो है वो कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई में जाकर बिल्डअप कर पाते हो। तो जो फर्स्ट ईयर होता है उस समय आपको अपने माइंड को एकदम क्लियर रख के चलना है कि मुझे सभी विषयों पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म की रचना करनी है। मेरा बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, मैं साइंस से हूं, आर्ट से हूं, कॉमर्स से हूं, मुझे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर आना है। और जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो डेरिवेटिव्स के पार्ट हैं, मुझे उनके साथ
जो है वो एस्टेब्लिश होकर मुझे आगे जो है वो कार्य करना है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का सेगमेंट होता है जहां पर आपको कॉमन ग्राउंड के साथ आना होता है। तो यहां पर हमें आगे क्या करना होगा, टाइम टेबल कैसे बनाना होगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में 4 to 5 आवर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। 4 to 5 आवर्स जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको अपने पढ़ाई के टाइम टेबल निकालने होंगे फर्स्ट ईयर में आपको। और सबसे पहले फंडामेंटल 5, कौन से फंडामेंटल 5 आपको पढ़ने होंगे। ये सब्जेक्ट होते हैं फंडामेंटल 5, इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, चलिए हम बात करते हैं। ए, हिस्ट्री, लेकिन यहां पर आपको डेप्थ नहीं ढूंढनी है, यहां पर आपको इंट्रोडक्शन लेना है। जो चीजें आपको आसानी से रुचि की तरफ लेकर जा सके, जिसमें आपको यह अनुभव ना हो कि आप बहुत कोई कठिन चीज पढ़ रहे हैं या बार बार आपको पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, दिन भर में आप 2 पेज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत जटिल चीजें हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, तो उससे आपको बचना होगा। इसमें आपको बेसिक बुक जैसे एनसीईआरटीज हो गई या जो है वो एनआईएस हो गया या बेसिक फंडामेंटल टीचर के साथ लगकर मुझे सब्जेक्ट्स की एक ओवर बाउंड्री जो है मुझे समझना बहुत जरूरी है। तो हिस्ट्री हो गया। बी सब्जेक्ट आपका हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक्स। सी आपका बुक हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटी, राजव्यवस्था। डी हो गया सब्जेक्ट जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और ई सब्जेक्ट हो गया जिसे हम लोग बेसिक साइंस बोलते हैं। नॉट टेक्नोलॉजी नहीं, बेसिक साइंस। सिंपली विज्ञान की क्या परिभाषा है। अब ह्यूमैनिटी वाले बच्चे के लिए अगर सीधे साइंस एंड टेक में अगर मैं डाल दूंगा, उसको जेनेटिक्स के बारे में बात करूंगा, उससे मैं जो है जीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा तो वो घबरा जाएगा। ठीक है, उससे मैं बड़ी बड़ी बातें ज्योग्राफी के बड़े बड़े फंडामेंटल्स पूछना शुरू करूंगा तो उसको घबराहट होने शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स की तरफ जाना होगा। जो नॉन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको कवर करना होगा, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको कवर करना होगा। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट जो है वो भी आपको कवर करने होंगे। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉमन ग्राउंड जो है वो तैयार करना होगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर करता है। उसको लगता है, ये मुझे आप अपने अनुभव से बताइएगा, आपको लगता है ना कि सीधे आईएएस में आया तो सीधे बड़ी बड़ी किताब पढ़े, बहुत टफ वाली किताब, पूछता भी सबसे मोटी वाली काम। जैसे इकोनॉमिक्स में बच्चा जाता है सीधे मिश्रापुरी खरीदना पसंद करता है क्योंकि सबसे भारी भरकम मोटी किताब वही है। ठीक है, तो वो दत्त सुंदरम खरीदता है, जबकि उसको ये बेसिक फंडामेंटल भी इकोनॉमिक्स के नहीं पता है। बट उसने कहीं इंटरनेट पे गया, उसने किताबों की लिस्ट छांटी, बोला दत्त एंड सुंदरम बहुत अच्छी किताब है, मिश्रा एंड पूरी किताब। नो डाउट ये बहुत अच्छी किताब है, बट ये बहुत ही हायर लेवल पे लिखी गई है। इसमें ये लेखक जो है ये मानता है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हैं। क्लियर है। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जब वो किताब इतनी भारी भरकम आपके सामने आती है और आपको बेसिक्स नहीं पता कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, आप घबराना शुरू कर देते हो। क्योंकि वो आपको बेसिक वो मान के चल रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन में हो तो आपको ये किताबें इसके साथ पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ जो है उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और फिर लगता है यार ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। तो वो क्या करता है, देखो गलती क्या करता है, बोला नहीं ठीक है इकोनॉमिक्स में नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, हिस्ट्री अच्छी करते हैं, चलो हिस्ट्री में भी जब जाके नेट पे सोचता है तो नेट पे सबसे बढ़िया बढ़िया किताबों के नाम दिया हुआ है। जैसे केसी श्रीवास्तव का झा श्रीमाली, बड़ी बड़ी किताबों के नाम दिए गए हैं, बड़ी डेप्थ में लिखी गई। एएल बॉशम की किताब खरीद के लेकर आता है, बहुत बड़ी, उसको बाइबल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, द वंडर दैट वाज इंडिया। तो बड़ी भारी भारी किताबें लेकर आता है, सोचता है इससे जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब जब वो इन किताबों में जाता है तो ये किताबें रिसर्च स्कॉलर्स के लिए लिखी गई हैं, ये किताबें बड़ी डेप्थ में लिखी गई, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए लिखी गई हैं। अभी आप जो है वो कॉलेज स्कूल से निकले हो और आपको जो है वो अभी सिर्फ बेसिक परिचय कराया जाना चाहिए था, आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़ना। और अब क्या होता है, जब इन किताबों में जाते हो तो आप अंदर तो घुसते हो, 8-10 पेज पढ़ने के बाद आप गुम हो जाते हो कि मुझे क्या बात हो रही है, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो इन किताबों को लिखने का ओरिएंटेशन एक अलग है उनका रिसर्च सेगमेंट से। तो जब रिसर्च सेगमेंट में वो किताबें लिखेगी तो माना जा रहा है कि आपको बेसिक्स क्लियर है, तभी उसके बाद एडवांस में गया। तो उसमें जो लेखक है उसने उसको बेसिक से नहीं पढ़ाया, वो उसमें अपनी रिसर्च को वो जो है वो आपके सामने कंसोलिडेट कर रहा है, उसको जो सत्यापित करने की कोशिश कर रहा है। फिर थोड़े समय बाद क्या होता है कि आपका सर घूमने लगता है, बोले यार ये भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा टफ हो गया, अच्छा चलो ये नहीं हम कुछ और पढ़ेंगे, अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप कि जो जैसे जैसे समय 6 महीने 7 महीने बीतते हैं वैसे धीरे धीरे आपका जो सब्जेक्ट से लगाव है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, आप बिल्कुल जो है वो नलीफाई हो जाते हो, आप उससे बाहर हो जाते हो। फिर नतीजा क्या होता है, धीरे धीरे एक सब्जेक्ट, अब इसमें गए, जैसे आपने देखा नेट पे गए, आपने कहा कि पॉलिटी की डीडी बसु आज भी मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। आचार्य डीडी बसु, उनकी जो है उपाधियां केवल जो है 2 पेज में लिखी गई हैं, लेकिन वो किताब अगर मैं बिगिनर को दे दूं तो उसको पकड़ में नहीं आएगा संविधान का मूल तत्व क्या है, संविधान निर्मित क्यों, मैं एक संविधान के साथ एक आम आदमी के रूप में अपने आप को जोड़ कैसे पाऊंगा। नतीजा क्या होगा, ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। धीरे धीरे ऐसा मैंने जो महसूस किया है बच्चों से बात करने के बाद कि समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे उनके सब्जेक्ट्स वीक होते चले जाते हैं, टाइम बीतता रहता है,
और धीरे धीरे क्या होता है, वो टाइम पास में कन्वर्ट हो जाता है, टाइम यूटिलाइज नहीं होता, टाइम पास होता है, और धीरे धीरे टाइम हमारा जैसे से खत्म होता जाता है, हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती है। आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा ऐसा होता है या नहीं होता है? हमारे अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती है, शायद यार ये हमारा एग्जाम नहीं है, इस साल हम तैयार नहीं हैं, और इस बार गड़बड़ हो गई, या एक साल पूरा बीत जाने के बाद फिर से लगता है कि फिर से कोई मोटिवेट करता नहीं, अच्छा आपको फिर से तैयारी अच्छी करनी है, फिर आप इस साल को नलीफाई करते हो, फिर अगले साल के लिए आप एक बार नई तैयारी करना शुरू कर देते हो। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने फंडामेंटल 5 को, जो ये आपके मूलभूत पंच तत्व हैं, उनको आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड बेसिक साइंस, इनको आपको बेसिक्स एनसीईआरटी के साथ, एनआईएस के साथ, अपने टीचर के फंडामेंटल के साथ, ठीक है, सीबीएसई की बुक्स के साथ, इनके साथ आपको इसको प्रिपेयर करना होता है। एक साल आपको इसमें लगाना होता है। प्लस ये तो हुआ आपका एजुकेशन पार्ट। जो फर्स्ट ईयर होता है, जिनको 2022, तो ये जो आपका फर्स्ट ईयर है, इसमें आपको एक चीज और भी करनी होती है, क्योंकि आगे क्या होता है, आगे लड़ाई बहुत ज्यादा है। अचानक से जब आप एग्जाम वाले साल में पहुंचेंगे, जिस साल आपको एग्जाम देना है उसके एक साल पहले, अचानक से आपके ऊपर लोड बहुत बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में अगर आपने अपनी बेसिक प्रिपरेशन करके नहीं रखी है, आपने पूर्व तैयारियां करके नहीं रखी है, तो आप बिखर जाएंगे और आप एग्जाम के पास पहुंचकर हताश होकर एग्जाम छोड़ देंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हमें एजुकेशन, अपने अपने जो है सिलेबस के बेसिक्स आपने पूरे किए, ये बहुत जरूरी है, बट इसके साथ साथ आपको स्किल्स यानी कि स्ट्रेटजी पर भी काम करना होगा। वो स्किल्स क्या हैं और वो अभी मैं सीखने के लिए क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन ईयर की तरफ बढ़ेंगे, तैसे आपको मेंस की प्रिपरेशन, एससी की प्रिपरेशन, राइटिंग की प्रिपरेशन, ऑप्शनल की प्रिपरेशन, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि 24 घंटे तो ऐसे गायब होने शुरू हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको फर्स्ट ईयर में ही पूरा कर लिया जाता है, अगर आप इस साल अगर अपनी तैयारी को शुरू करें। बड़े ध्यान से समझिएगा, कई बार इस वाले पार्ट पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ हमारा जो स्टूडेंट और हमारी कोचिंग सिस्टम है वो सिर्फ सिलेबस के बारे में, हम सिलेबस पूरा करा देंगे, हम सिलेबस पूरा करा देंगे, हम कोर्स पूरा करा देंगे, ऐसे ही बात होती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो इस युद्ध में लड़ना तो आपको है ना, ओजांग को लड़ना नहीं है या किसी और टीचर को लड़ना नहीं है, लड़ना आपको है। लड़ाई ये व्यक्तिगत है आपकी। आप उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले बैठे होगे, इस सच्चाई को आप समझ लो। अगर आप वहां एग्जामिनेशन हॉल में अकेले हैं, युद्ध आपका है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी होगी। अगर आप वो प्रिपरेशन नहीं करके जा पाते हो, अपने व्यक्तित्व में मजबूती लेकर नहीं आ पाते हो, तो इस एग्जाम के दबाव में बिखर जाओगे, इस बारे में कोई डाउट नहीं है मुझे। तो वो स्किल्स क्या क्या होंगी, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। एक, सबसे पहले आप अपनी राइटिंग स्किल को डे 1 से मेंटेन करना शुरू कर देंगे। राइटिंग स्किल, आप 2 पेज ही लिखिए डायरी के, लेकिन लिखना शुरू करिए। दूसरा, नोट्स मेकिंग स्किल। इस नोट्स को, जैसे अभी हम लोगों ने नोट आर्ट को डेवलप किया, ठीक है, आपने देखा होगा, मैं अक्सर जो है वो अपना स्टेटस पे बच्चों के जो है वो लगाता हूं नोट आर्ट। तो ये साइनॉप्सिस फेज में होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, सिंबॉलिक होना चाहिए, इसमें संकेतों का इस्तेमाल होना चाहिए, वर्ड्स कम से कम होने चाहिए, डायग्राम फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम लोग नोट आर्ट, मैंने इसको नाम दिया ओजांग आईएएस एकेडमी में। और हम लोग जो एक मेथड यूज करते हैं LWMI, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, ये हमने जो मेथड डेवलप किया है वो अभी तक का सबसे ऑसम मेथड है, जहां पर हमारे बच्चे लगातार कम से कम वर्ड में पूरे के पूरे नोट्स को वो कवर करते हुए चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली राइटिंग स्किल हो गई, नोट्स स्किल हो गई, इसके बाद रीडिंग स्किल हो गई। आप बुक्स को पढ़ने की स्किल ही होती है, और इसके साथ हम लोग बोलते हैं WPM यानी वर्ड पर मिनट। आप जितनी तेजी से पढ़ेंगे, जितनी एक्यूरेटली पढ़ेंगे, उतनी ज्यादा किताबें पढ़ पाएंगे, उतने ज्यादा नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसके साथ साथ अगली जो सेगमेंट्स होता है वो होता है रिवीजन स्किल। आप सोचेंगे सर रिवीजन की भी स्किल होती है? जी हाँ, रिवीजन की भी स्किल होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है। राइट, रिवीजन स्किल, ये हमें जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें डेवलप करना होता है। इसके साथ साथ हेल्थ एंड मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ठीक है, हेल्थ एंड मेडिटेशन, क्योंकि अंत में जब आप घबराएंगे, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपको पसीना आना शुरू होगा, आपको थकान होगी, अंदर से जो है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, तो उस समय आपका जो दिमाग है उसको अगर आपने जितना ज्यादा ट्रेन किया होगा, जितना ज्यादा ट्रैंक्विल होंगे, शांत होंगे, आप जो है वो गंभीर होंगे, उतना ही ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा आपके इससे साथ निकलना। ये स्किल मैं फर्स्ट ईयर में क्यों कह रहा हूं, ये भी जानना बड़ा जरूरी, क्योंकि सेकंड ईयर मैंने बताया ना, रश आवर शुरू हो जाएगा। अचानक से जैसे ही आप एग्जाम के पास पहुंचते जाओगे, धीरे धीरे आपके ऊपर लोड इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक तो पीछे से पड़ी गई चीजों को रिवाइज करना, अगली चीजों पे अपनी एक्सपर्टीज लेकर आना, ढेर सारे मेंस के गेटवे खुल जाएंगे, तमाम तरह की चीजें होंगी, और वहां पर आप स्किल्स के लिए अपना टाइम नहीं दे पाओगे। होता क्या है कि ज्यादातर जो अनट्रेन्ड स्टूडेंट होते हैं, जो उजांकियंस नहीं है, जिनको ये सिर्फ सिलेबस कोर्स इनके बारे में बताया जाता है, वो सोचते हैं स्किल्स का हमें क्या लेना देना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कई बार भी एग्जांपल सेमिनार में, मैंने गोरखपुर सेमिनार में भी एग्जांपल दिया, फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है।
मान लीजिए आपने एक बहुत मोटा सा नोट्स बनाया, ठीक है, इतना मोटा आपने नोट्स बनाया, पूरा लिखा, सुंदर 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 सुंदर। ये उस समय चला करता था जब एक एक महीना यूपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ करता था। शायद आपको पता होगा, बहुत लंबे समय तक यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ करता था, बड़े गैप मिला करते थे। लेकिन आज की डेट में एक मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में पेपर होता है। बीच के 2 घंटे के गैप में, 3 घंटे गैप में हाथ पैर कांप रहे होते हैं। 3 घंटा लिखने के बाद शरीर में जान नहीं बची होती है। अब आप अंदाजा लगे क्या ये पॉसिबल, और डेली पेपर हो रहा है, आज 2 हुआ, फिर कल 2, फिर 2-3 दिन के बाद हाथ पैर काम नहीं करना होता है, नींद पूरी नहीं होती, आंखें सूज जाती हैं। जो लोग मेंस का एग्जाम देकर आते हैं उनसे पूछो उनकी क्या हालत होती है। और ऐसी कंडीशन में क्या पॉसिबल है कि आप इतना मोटा नोट्स जो है वो रिवाइज कर पाए? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या सुबह शाम पेपर देने के बाद आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति बचेगी कि आप वो पूरे नोट्स जो है रात भर में उठाकर पढ़ें और कल 6 घंटा जो है राइटिंग करके आए? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ऐसी कंडीशन में जो नोट्स की परंपरागत मेथड आपको बताया जाता है वो वहां पर फेल हो जाता है, वो वहां काम नहीं करता। जो ट्रिकी मेथड है, साइनॉप्सिस है, जो ट्रिक मेथड है जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपकी दीवारों पे चिपके हुए हैं, आपने क्विक देखा और उसको याद कर लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलकर जो नोट आर्ट होता है या एलडब्ल्यूएमआई होता है वो आपके रिवीजन स्किल के साथ आकर जुड़ जाता है। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप चाहे जितने घंटे पढ़ते हो, अगर आप उसको एग्जाम से पहले प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाने की टेक्निक नहीं डेवलप कर पाते हो तो एग्जाम में ऐसे माथे पे सर मारोगे कि 2 पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट और याद आ जाते तो मैं ये आंसर पूरा कर लेता। और वहां ऐसा होता है। राइट है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जहां पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको फंडामेंटल 5 और प्लस स्किल्स, यही आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस दौरान आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, इसीलिए स्किल पे अपना टाइम देते हैं। आपको क्या लगता है ये बहुत आसान काम है कि आप गए और अचानक से अपनी जिंदगी भर की जो नोट्स बनाने की परंपराओं में जो पैराग्राफ लिख रहे थे अचानक से कोई बहुत बड़ा चेंज कर? इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, में समय लगता है। आपको क्या लगता है अचानक से जो है आपकी किताब पढ़ने की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आपने चाबी भरी हो? नहीं, इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है, क्योंकि ये स्किल्स हैं, ये पूरी जिंदगी भर आपके काम आने वाली चीजें। आपको क्या लगता है कि रिवीजन की जो आपकी मैथोलॉजीज है उसमें आपको अपने व्यक्तित्व के अगेंस्ट जाकर, अलग तरीके से जाकर आप एक नई रिवीजन की टेक्निक को डेवलप करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमें इन सब चीजों को डेवलप करने में अच्छा खासा समय लगता है। इसीलिए 1 साल का समय मैंने फंडामेंटल 5 यानी 5 सब्जेक्ट और स्किल्स पर फोकस किया है। हमारी जितनी भी एकेडमीज है वो ज्यादातर जो है वो स्किल पार्ट पर फोकस नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टीचिंग का प्रोसेस तो होता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं है। वी आर मिसिंग ट्रेनिंग प्रोसेस। तो हमें जो है वो ट्रेनिंग प्रोसेस में जो है वो जाना पड़ेगा। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा फर्स्ट ईयर में राइटिंग में क्या लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको पता हो शायद पहली बार मेरे साथ आए होंगे। मेरे सभी बच्चों को पता है कि डू राइटिंग, आंसर राइटिंग से पहले राइटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तुमसे बात किया थोड़ी देर से, तो आज सिंपली डायरी उठाया और मैंने आपको बताया था इसके पीछे, राइटिंग के पीछे जो फंडामेंटल पर्पस होता है वो क्या होता है? मोटर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना। मैंने बताया था आपको मोटर एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना, यानी हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं और हमारी जो मसल्स होती है हाथ की, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है?